भूपर्पटी यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इनकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बनी है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये याद रखना, ठीक है। भूपर्पटी का घनत्व कितना है? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। महासागरों के नीचे भूपर्पटी के चट्टानें बेसाल्ट निर्मित हैं और महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखिए आप, एक पृथ्वी से काटा गया केक की तरह काट करके निकाला गया एक भाग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो भूपर्पटी है वो 0 से 100 किलोमीटर मोटी होती है, ठीक है। और यहाँ स्थलमंडल भूपर्पटी के ऊपरी भाग है, सर्वाधिक कठोर भाग जो है वो मेंटल का है, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग ये वाला सबसे कठोर है। उसके बाद दुर्बलता मंडल पाए जाते हैं। दुर्बलता मंडल का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड, चिपचिपा, गाढ़ा, मतलब अर्ध जमी अवस्था में चीज़ें पाई जाती हैं और ये मंडल के ऊपरी भाग में ही पाई जाती है। और 2900 जब किलोमीटर से नीचे चले जाते हैं तो फिर कोर में हम लोग प्रवेश करते हैं। और कोर का जो ऊपरी भाग है, बाहरी कोर उसको बोलते हैं, आउटर कोर बोलते हैं, वो द्रव रूप में है। और इसी द्रव रूप में होने की वजह से एस तरंग जो है वो यहाँ से पास नहीं कर पाती है, क्योंकि एस तरंग जो है सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलती है, तो एस तरंग यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। और पी तरंग की गति यहाँ पे स्लो हो जाती है, ठीक है। क्यों स्लो हो जाती है? क्योंकि पी तरंग का गति ठोस में अत्यधिक होता है। जितना कठोरता घनत्व जिसका जितना अधिक रहेगा उतनी गति रहेगी, तो यहाँ पे स्लो हो जाता है। फिर यहाँ पे गति ठोस जैसे पाता है फिर उसकी गति बढ़ जाती है और ये 5100 किलोमीटर से शुरू होता है लगभग। और ये केंद्र जो है लगभग वो 6378 किलोमीटर का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर बात करोगे तो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग ये है मोटे तौर पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो हमने भूपर्पटी देख लिया, भूपर्पटी का अच्छाइयाँ देख ली। अच्छा, एक बार हम बना देते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये आपका पृथ्वी है और इसमें से हमने इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे केक की तरह इसको काट करके हम अलग कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके की संरचना हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें जो ऊपरी भाग है, एकदम से ऊपरी भाग है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पर्पटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, ठीक है, पर्पटी, भूपर्पटी, ठीक है। ये स्थल मंडल का भाग है। उसके बाद है मेंटल। मेंटल सबसे मोटा भाग है। मेंटल में भी 2 खंड हैं, जिसमें कि ऊपरी मेंटल है और ये निचली मेंटल है। फिर है कोर, जिसमें कोर भी एक निचला कोर है और एक बाहरी कोर है, एक अंदर की कोर है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। तो इसका नाम क्या हो गया भैया? इसका नाम हो गया मेंटल, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? मेंटल, ठीक है, मेंटल, ठीक है। और इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, सॉरी क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं इसको मेंटल। और ये है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कोर है। क्या है ये? कोर है, ठीक है। इसको हिंदी में कोड बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कोर, ठीक है, कोर बोलते हैं इसको। मेंटल को मेंटल ही बोलते हैं, ठीक है, मेंटल बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक भाग में ऊपरी और निचली है। जैसे ये ऊपरी स्थलमंडल, निचली स्थलमंडल, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर और निचली कोर, ठीक है। और
अब हम लोग जो मेंटल है, हमने भूपर्पटी के बारे में पढ़ा कि पर्वतों पे या फिर महाद्वीपों में इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और महासागरों में इसकी मोटाई भूपर्पटी की कम होती है। महाद्वीपों में कितने किलोमीटर लगभग होती है? 30 किलोमीटर की औसत मोटाई होती है महाद्वीपों में, और महासागरों में इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर की होती है। ठीक है, किसकी? भूपर्पटी की क्रस्ट की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें जहाँ पर्वत है वहाँ पे महाद्वीपों की मोटाई और हो जाती है ज़्यादा, और इसलिए मोटाई ज़्यादा हो जाती है कि उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और अंदर उसकी गहराई भी बढ़ जाती है, इसलिए क्रस्ट जो है वो महाद्वीपों में उसकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है। तो एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जहाँ पे हिमालय पर्वत है उसके नीचे अगर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट वहाँ की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेंटल। ठीक है, क्या है? मेंटल है, हम मेंटल को पढ़ेंगे। ठीक है, मेंटल क्या है? भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो असांतत्य डिसकंटिन्यूटी। देखो असांतत्य क्या होता है ना, जब दो भाग कहीं भी मिलते हैं ना तो उसको वो असांतत्य बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मतलब ये है कि आप एक क्लियर रेखा नहीं है कि यहाँ से क्रस्ट खत्म होता है वहाँ से मेंटल शुरू होता है। तो जहाँ पे ये दोनों संक्रमण सीमा है उसी को असांतत्य बोलते हैं। और असांतत्य में कई असांतत्य होते हैं, उसमें से मोह असांतत्य से आरंभ होता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ क्रस्ट शुरू हो रहा है और जहाँ से मेंटल शुरू, जहाँ से क्रस्ट खत्म हो रहा है जहाँ पे, और जहाँ से मेंटल शुरू हो रहा है उसको हम मोह असांतत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोह असांतत्य बोलते हैं। ठीक है, और ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल अर्थात एथेनोस्फीयर कहा जाता है। और एसेंथो का शब्द का अर्थ होता है दुर्बलता से। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान से लावा धरातल पर पहुंचता है और उसका मुख्य स्रोत यही है, दुर्बलता मंडल ही इसका मुख्य स्रोत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका घनत्व जो है भूपर्पटी के घनत्व से अधिक है। इसका घनत्व अधिक होने के बाद भी ये ठोस अवस्था में नहीं है, ये सोचने वाली बात है। पूर्ण रूप से मतलब चट्टानी अवस्था में नहीं है। ठीक है, और ये फिर भी थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मतलब पूर्ण रूप से लिक्विड नहीं तो इस तरह तो यहीं से रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर है ये। भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग मिला करके स्थल मंडल कहलाते हैं। देखो भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग को मिला करके जहाँ से दुर्बलता मंडल शुरू होता है, जैसे सपोज करो आप कि दुर्बलता मंडल का शुरुआत आपका यहाँ से हो रहा है। ठीक है, दुर्बलता मंडल का शुरुआत यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये है दुर्बलता मंडल। ठीक है, और यही दुर्बलता के मंडल के ऊपरी भाग पूरा क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और निचले मंडल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त होने के बाद तक होता है। यह ठोस अवस्था में है। ठीक है, मतलब उसके बाद तक होता है। फिर आते हैं क्रोड पे, इसकी बात कर रहे हैं। मतलब दुर्बलता मतलब जो खराब होता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद भी जो निम्न जो है मेंटल है या फिर कहें कि निचला मेंटल जो है वो शुरू होता है और अंतिम तक यहाँ तक जाता है जहाँ से क्रोड शुरू होता है। क्रोड जो है जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने की सहायता किया है। और क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। ठीक है, बाह्य क्रोड कैसा है? बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। देखो इस चित्र में भी समझाया गया है। इस चित्र में जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है कि ये बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है। ठीक है, और जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। मेंटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मतलब ये हुआ कि जहाँ मेंटल और क्रोड की सीमा है, ठीक है, कहाँ पे? ये रहा मेंटल और कोर की सीमा। ठीक है, वहाँ पे इसका घनत्व कितना है? 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तथा केंद्र में
जहाँ 6300 किलोमीटर की गहराई है का घनत्व तो लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 13 ग्राम मतलब घनत्व तो बहुत अधिक बढ़ रहा है। समझने वाली बात है कि जब हम गहराई में जा रहे हैं, जब हम गहराई में बढ़ रहे हैं तो हो क्या रहा है, जब हम गहराई में बढ़ रहे हैं तो घनत्व जो है वो बढ़ रहा है। जब हम गहराई में बढ़ रहे हैं तो घनत्व बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। इसे इसीलिए निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इनकी रासायनिक संरचना और गठन के आधार पर ना इनका नाम भी रखा गया है। इनका नाम रखा गया है, एक बार हमने किसी क्लास में बताया था, लेकिन एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्लास 11th में। इसको कहते हैं सियाल, मतलब सिलिका और एल्मुना से बना हुआ जो ऊपरी भाग है, जिसको बोलते हैं स्थल मंडल और जिसको क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इससे बना हुआ है। जो मेंटल बना है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। सॉरी, सीमा इसलिए कहते हैं सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। जबकि कोर बना हुआ है निकिल और आयरन से, इसीलिए इसे निफे कहते हैं। तो ये हो गया सियाल, क्या हो गया, सियाल। और ये हो गया सीमा, या फिर सीमे भी बोलते हैं। एनसीईआरटी तो इसको सीमे लिखता है, सीमे। ठीक है, और ये है आपका निफे, क्या है, निफे। ठीक है, निफे। तो इसके नाम से भी आप जान सकते हैं कि इसका जो रासायनिक संरचना है वो मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है। अब हम आके देखते हैं, ये देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है शील्ड ज्वालामुखी का, और यहाँ है सिंडर शंकु का। ये सब आगे हम देखेंगे। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल स्वरूप, मतलब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और उससे निर्मित जो स्थल स्वरूप है, किस तरीके के स्थल बनते हैं इससे। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख व तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो और अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। मतलब ये है कि अगर कुछ समय पहले ही निकला हो या अभी भी निकल रहा है तो उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और एक बार बता दें, ये समय का अंतराल ऐसा नहीं है कि एक आध 2 दिन का है। मतलब ये है कि अगर बराबर इसमें आते रहते हैं ज्वालामुखी, ठीक है, उस क्षेत्र में, तो उस ज्वालामुखी क्षेत्र को क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। कहाँ से निकलता है तरल चट्टानी पदार्थ? दुर्बलता मंडल से। जब तक यह पदार्थ मंडल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ मैग्मा। और ज्वालामुखी में कुछ शब्दावलियों में आपको समझ आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, और यहाँ पे है दुर्बलता मंडल है। यहाँ पे क्या है? दुर्बलता मंडल है। और मैग्मा की उत्पत्ति यहीं हुई, ठीक है, यहाँ पे दुर्बल हुई, ठीक है, क्या हुई? मैग्मा की उत्पत्ति, ठीक है, यहाँ पे मैग्मा की उत्पत्ति हुई। जब तक ये गर्म गलित अवस्था वाली पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में है, तब तक इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जब ये परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी के सतह पे आ जाती है ना, जब ये पृथ्वी के सतह पे आ जाती है ना, ठीक है, इस तरीके से ऐसे होती बढ़ती जाती है, तो सतह पे आ जाती है, तो इसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लावा बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को मैग्मा बनने से लेकर के और इसका लावा निकलने तक बाहर, पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी प्रक्रिया बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ज्वालामुखी इनमें से किसी का नाम नहीं है। ज्वालामुखी एक प्रक्रिया का नाम है।
जो मैग्मा बनने से लेकर के बाहर लावा निकलने तक दिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जब यह भूपटल के ऊपर धरातल पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े का मलबा, या फिर ज्वाला खंडाश्मि, ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण, गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। मतलब उस लावा में क्या क्या शामिल है? उस लावा में ज्वालामुखी बम मतलब विस्फोट करके निकलता है, राख बहुत ज़्यादा निकलते हैं, धूल कण निकल रहे हैं, गैसें निकल रही हैं, नाइट्रोजन यौगिक निकल रहे हैं, सल्फर यौगिक निकल रहे हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन निकल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को लिखना शायद एनसीईआरटी भूल गई कि H2O भी निकलता है। ठीक है, H2O भी गैस के रूप में निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गित किया जाता है। मतलब उसकी उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर और धरातल पर विकसित उसकी जो आकृतियां हैं, जब वो कहीं ना कहीं निकलती है, उद्भेदित होती है, तो उसके बाद अलग अलग तरह की वो आकृतियां बनाती है पृथ्वी की सतह पर, तो उसके आधार पर इसको वर्गीकृत करते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि इसके कुछ जो ज्वालामुखी है वो निम्न प्रकार के हैं। उसमें से सबसे पहला ज्वालामुखी है शील्ड ज्वालामुखी अर्थात शील्ड वोल्केनोज। देखो, बसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, बसाल्ट प्रवाह मतलब बसाल्ट चट्टानों से बनी हुई मैग्मा द्वारा जब निकलता ज्वालामुखी तो उसका प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है, सबसे विशाल है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ दो तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। मतलब शील्ड ज्वालामुखी अगर आपको देखना है तो हवाई द्वीप पे होने वाले ज्वालामुखी को देखना पड़ेगा आपको। हवाई द्वीप कहाँ किसका है भैया? अमेरिका का है। ये जलवायु मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। किससे होते हैं? बेसाल्ट से। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट एक चट्टान है जो आपने पढ़ा है पिछले कक्षा में, होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होते हैं, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। जब ये बहुत लिक्विड रहते हैं तो ढाल इनका कम रहता है। ठीक है, फैलते हैं दूर तक। यदि किसी तरह निकास नली का से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं। मतलब मान लो कि एक बार ज्वालामुखी निकली, उसके बाद कुछ समय नहीं ज्वालामुखी निकली, उसी बीच में बारिश हुआ जिसमें पानी भर गई, तो उसके बाद ये विस्फोटक ज़्यादा हो जाएगा अगली बार जब निकलेगा। अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इसकी विशेषता है। इस ज्वालामुखियों में लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलते हैं, मतलब फुलझड़ी की तरह। आपने फुलझड़ी देखा होगा ना, उसकी तरह। और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है, मतलब इससे बनने वाला शंकु भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहीं रहेगा, क्रैटर नहीं बनेगा, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी नहीं बनेंगी, बस सिंडर शंकु बनेगा ज़रूर, लेकिन अच्छे इस तरीके से। ठीक है, फिर है मिश्रित ज्वालामुखी, कंपोजिट वोल्केनोज। इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट के अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान अर्थात गाढ़ा चिपचिपा वाला लावा उद्गार होता है। प्रायः यह ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। जब लिक्विडिटी इसकी कम है, तरलता कम है, तो जाहिर सी बात है जब ये निकलेगा प्रेशर में तो विस्फोटक ही होगा। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वाल खंडाश्मि मतलब जो है वो जो पृथ्वी के अंदरूनी चट्टान है उसके खंड निकलते हैं पदार्थ, और राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास के परतों के रूप में जमा हो जाती है, जिसके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी का देखो इस तरीके से दिखता है। फिर उसके बाद अगला है ज्वालामुखी कुंड, जिसको
कॉल्डेरा बोलते हैं। ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंसक गर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी कुंड बन जाता है। इतना तेज विस्फोट करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों को लेकर उड़ जाता है, तो उससे बनने वाला एक खाई बन जाती है, गड्ढा बन जाता है, उसी को ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे चलते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इतना यह विस्फोटक रूप बताता है, इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनके बहुत पास स्थित है। इसके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित जलवायु की तरह प्रतीत होती है। मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है, मतलब इसमें हर तरीके की ज्वालामुखी देखने को मिलता है। लेकिन कॉल्डेरा जो है वो अपने आप में एक इसका रूप है। फिर है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, जिसको फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस बोलते हैं। और ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं, बहुत ही तरल होता है, जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इसमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र का प्रवाह से ढका था यह। फिर आगे है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। और मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो वो महासागरीय बेसिन में फैली है। ठीक है, महासागरीय बेसिन में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। ठीक है, पहला है अंतर्वेधी आकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसे ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। कोई भी ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा जो लावा निकलता है उससे बनने वाला जो शैल है क्या बनेगा? आग्नेय शैल बनेगा। बेसाल्ट भी एक आग्नेय शैल है, आपको पता होना चाहिए। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपर्पटी के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। मतलब जो जमाव अंतर्वेदी है वो अंदर ही जम सकता है, जरूरी नहीं बाहर निकले। कई बार ऐसा होता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया पूरी तरीके से निकल नहीं और ये अंदर रह गई, या फिर अंदर का थोड़ा ढांचा कम कठोर है तो और अंदर की कुछ परत ऐसे जो कमज़ोर है तो ये धाराएं ऐसे ऐसे मुड़ भी जाती हैं। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये सब वहीं जम करके चट्टान रूप लेते हैं। कौन चट्टान बनेंगे? आग्नेय चट्टान बनेंगे। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। एक है ज्वालामुखी शैलों, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होती है, और दूसरा है पातालीय शैलें, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है? ज्वालामुखी शैलों द्वारा। दूसरा है पातालीय शैल। ठीक है, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां बोलते हैं। अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं। इनमें से कुछ चित्र 304 में दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब अंतर्वेदी अगर आपको देखना है आकृतियां ज्वालामुखी का या फिर चट्टानों का, तो देखो जो भी इसमें से आपको चित्र दिख रहे हैं जो धरातल पे नहीं पहुंच पाए, पहले उसको देख लो। ये देखो, ये सिल है, ये स्कंद है, ये भित्ति है, ये है लैकोलिथ। ठीक है,
ये है अपवर्तित लाइकोलिथ, यहाँ है ज्वाला नलिका, ठीक है, यहाँ पे है ज्वालामुखी नलिका, ये भी है, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, अंतर्वेदी आकृतियाँ हैं, ठीक है, जो आकृतियाँ अंदर ही ठंडी हो जाती हैं, जो लावा, ठीक है, बाहर जब निकल जाती है तो फिर वहाँ पे मिश्रित ज्वालामुखी देखने को मिल जाता है, ठीक है, लावा में सिंडर शंकु देखने को मिलता है और बृहत्तम ज्वालामुखी देखने को मिलता है, फिर डोम या गुंबद या भस्म शंकु देखने को मिलता है, फिर यहाँ है विकिरणकारी भित्ति के साथ ज्वालामुखी ग्रीवा, सिंडर शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड, ठीक है, यहाँ भस्म प्रवाह भी देखने को मिलेगा। तो जो ऊपर चला जाता है उससे इसका संबंध है नहीं, ठीक है। अब आते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, ये बैथोलिथ जो है एक अंतर्वेदी आकृति है ज्वालामुखी स्थलाकृतियों में से, ठीक है। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपटपटीक में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी परत के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी-कभी इनकी गहराई भी किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं, ठीक है। तो आप देखो ये है लाइकोलिथ, ठीक है, ये है लाइकोलिथ, ठीक है, और ये है बैथोलिथ, ठीक है। क्या है ये, बैथोलिथ। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये गुंबद की तरह दिखता है। अब आते हैं लाइकोलिथ। ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिसका तल समतल और एक पाइप नुमी वाहक नली से नीचे से जुड़ी होती है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित जलवायु के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लाइकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदानुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित अर्थात एक्सफ्लोराइटेड हो चुकी हैं। मतलब ये है कि दिख चुकी हैं, ऊपर के कहीं ना कहीं जो अवक्षय थे वो सब अवसाद से सब कट चुके हैं और अब ये ऊपर दिखाई देती हैं, तो उसी को अपपत्रित कहते हैं। वह धरातल पर देखी जा सकती हैं। ये लाइकोलिथ व बैथोलिथ के उदाहरण हैं, दोनों तरह के उदाहरण हैं। लैपोलिथ और फैकोलिथ व सिल, ठीक है, ये तीन इकट्ठे देते हैं, दिया है। और देखते हैं ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चले जाते हैं। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जमा हो जाते हैं। यदि यह तस्त्री के आकार में जमा हो जाए तो यह लैपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा के जमाव में पाया जाता है। ये परतनुमा या लहरदार चट्टानों के एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यह ही फैकोलिथ कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। अगर वो चादर की तरह अंदर ठंडा हो गया तो उसको सिल या शीट कहते हैं, जैसे ये रहा ये, ठीक है। आगे देखते हैं जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है और कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहा जाता है। फिर है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के माध्यम से समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाता है।
पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी चट्टान आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। मतलब यहीं से ज्वालामुखी निकला है। डाइक का मतलब है सहज भाषा में कि जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होती है, ठीक है, अगर वो अपने आप में से ठंडा हो जाए, ठीक है, डाइक, ठीक है, ये जो है ना, ये जो जो ज्वाला नलिका है, अगर ये ठंडा हो जाए तो अंदर के इस भाग को डाइक कहेंगे। ठीक है, ये भी जो ये सीधा से दिख रहा है, अगर ये ठंडा हो जाए तो क्या कहलाएगा? डाइक कहलाएगा। ठीक है भैया, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, अध्याय 4।